हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो चाहिए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये है ड्रैगन बॉल हकाई का चैप्टर 29 और मैं आपसे रेकमेंड करूँगा कि अगर आपने इसका प्रीवियस चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप सबसे पहले वो देख लीजिए, ताकि आप आज के चैप्टर को अच्छे से एंजॉय कर पाओ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोकू यूनिवर्स 6 में वापस आ चुका होता है। उस मीटिंग के बाद गोकू बोलता है कि वो मीटिंग तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। गोकू हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है। गोकू बोलता है कि मैं आने वाले 6 महीनों में बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने वाला हूँ और अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पावर को मास्टर करने वाला हूँ। और जैसे ही मैं ऐसा करने में कामयाब हो जाऊँगा, वैसे ही मैं ओडुसू और बाकी के सेलेस्टियल मेज से बदला ले लूँगा। वैसे तुम क्या करने वाली हो मिस लिया? तभी लिया एकदम से बोलती है कि मैं उन सारी चीज़ों को ठीक करने वाली हूँ जिन सारी चीज़ों को तुमने डिस्ट्रॉय किया है। तुम्हारे वजह से अब मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ की शुरुआत प्लेनेट अर्थ से करनी चाहिए, यूनिवर्स 6 के, जहाँ के इकोसिस्टम को तुमने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है और मुझे नहीं लगता कि अब अर्थलिंग भी ज़िंदा रहेंगे वहाँ पर। तभी गोकू एकदम से उदास हो जाता है। गोकू बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे याद है कि मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था और जैसे ही मैंने अपना कंट्रोल खो दिया वैसे ही मैंने काफ़ी सारी तबाही मचा दी, जिसके वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई। तभी लिया बोलती है कि मिस्टर गोकू, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मुझे पता है कि आप उस वक्त अपने कंट्रोल में नहीं थे, इसलिए मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ। गोकू बोलता है कि हाँ, मुझे पता है। मुझे दिलासा देने की कोशिश मत करो मिस लिया। मुझे भी पता है कि मैंने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं था और ऐसा शायद नहीं होता अगर मैं अपने पावर्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाता तो ये जितनी भी तबाही हुई है ये सब कुछ मेरी गलती के वजह से ही हुई है और इसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी होगी। तभी मिस लिया बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपको गुड लक विश करती हूँ। जैसे ही वो ऐसा बोलती है वैसे मिस लिया वहाँ से एकदम से गायब हो जाती है। जैसे ही मिस लिया वहाँ से चली जाती है वैसे ही गोकू का ध्यान एकदम से वाडोस के ऊपर आ जाता है। गोकू बोलता है कि मिस वाडोस, अब मुझे मेरी ट्रेनिंग को स्टार्ट करना होगा और मैं तभी रुकूंगा जब मैं अपने अंदर के जानवर को कंट्रोल करना सीख जाऊँगा। ये सुनकर वाडोस एकदम से खुश हो जाती है। वाडोस बोलती है कि हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से तुम्हें करना है। तभी इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और इसके बाद हम यूनिवर्स 11 में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि यूनिवर्स 11 के किसी प्लेनेट की तरफ 2 शख्स बढ़ रहे होते हैं और वो 2 शख्स होते हैं यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड एंजल, यानी कि बेलमोड और मार्केरिटा। दोनों उस मिस्टीरियस से प्लेनेट पर लैंड करते हैं एकदम से। बेलमोड बोलता है कि काफ़ी दिन बीत चुके हैं यहाँ पर मुझे आए हुए। काफ़ी दिनों के बाद मैंने इस प्लेनेट के ज़मीन को टच किया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लेनेट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल चुका है। तभी मार्केरिटा बोलती है कि ऐसा बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से हो रहा है। उसके अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है कि वो तो एक ही पल में इस प्लेनेट के 2 टुकड़े कर सकता है, पर साथ ही में वो काफ़ी अच्छी तरीके से इस एनर्जी को कंट्रोल भी कर पाता है, जिसके वजह से ये प्लेनेट अभी तक टिका हुआ है और इस प्लेनेट का स्ट्रक्चर अभी भी मेंटेन्ड है। तभी बेलमोड एकदम से हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, दिन ब दिन उसका पावर तो बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही में वो अपने मॉन्स्टेरियस पावर को बहुत अच्छे से कंट्रोल भी कर पाता है। इसके बाद ये रिवील हो जाता है कि आखिर ये शख्स है कौन। ये शख्स था जिरिन, जो कि एक जगह पर बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है। जिरिन एकदम से अपनी आंखें खोलता है। जिरिन को पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन आ चुका है। जिरिन बोलता है कि आखिर तुम लोगों को क्या चाहिए मेरे से। तभी बेलमोड एकदम से पीछे से जिरिन से बोलता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से तुमने अपने पावर लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है जिरिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है हमारे लिए। पर यह पावर काफ़ी नहीं है उस चैलेंज के लिए जिस चैलेंज का सामना तुम करने वाले हो। जिरिन के ऊपर बेलमोड के बातों का कोई भी असर नहीं होता। जिरिन बोलता है कि मैं अपने क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तभी बेलमोड बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें भी पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तुमने काफ़ी सालों तक हमारी ट्रेनिंग को डिनाई किया है और हमेशा ही तुम इस ट्रेनिंग को मना करते हुए आए हो, पर हमारे ट्रेनिंग के मना करने के बावजूद तुम्हारे डिटर्मिनेशन और प्राइड की वजह से तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर बन पाए हो। पर ये काफ़ी नहीं है आने वाले वॉर के लिए। तुम्हें हमें ज्वाइन करना होगा और फिर हम तुम्हें तैयार करेंगे इस आने वाले वॉर के लिए। मार्केरिटा और मेरी मदद से तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे बहुत ही जल्दी। तुम बहुत जल्दी इवॉल्व कर जाओगे जिरिन। तभी जिरिन बोलता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं नहीं आने वाला हूँ। मैं अपनी तरीके से ताकतवर बनता हूँ और मैं अपनी तरीके से रिवेंज लूँगा उन सारे डीमन से। ये सुनकर बेलमोड एकदम से सीरियस हो जाता है। बेलमोड बोलता है कि बस अब 6 महीने बचे हुए हैं और इसके बाद सेलेस्टियल मेज अपना प्लान पूरा कर लेंगे
और अगर काली मोर भी उनका साथ देता है तो वो लोग फिर से पिरामोडियल बीस्ट को जोड़ने की कोशिश करेंगे और ज़राट को दोबारा ज़िंदा करेंगे। इसका मतलब है कि दूसरे शब्दों में हमारे पास सिर्फ 6 महीने हैं और जिस सिचुएशन में तुम अभी हो तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है उन लोगों को हरा पाने का। और जैसा कि तुम्हें तो पता ही है, तुम यहाँ पर काफ़ी सालों से हो। इतने सालों की ट्रेनिंग के बावजूद तुम अभी भी सेलेस्टियल मेस का सामना नहीं कर पाओगे। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपना बदला ले पाओगे इस बचे हुए टाइम पे यहाँ पर ट्रेनिंग करके? ये सुनकर जिरिन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पर इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम यूनिवर्स 7 के प्लेनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन में आ जाते हैं, जहाँ पर एक बिल्ला मछली पकड़ रहा होता है। और पास से देखने पर पता चलता है कि ये तो यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस है। बीरस बोलता है कि ये तो काफ़ी दुख की बात है, मैं यहाँ पर कब से बैठा हुआ हूँ पर एक भी मछली मेरे जाल में नहीं फंसी और मुझे लगता है कि ये वहाँ पर उस बेवकूफ़ आदमी की वजह से हो रहा है। तभी हम उस बेवकूफ़ आदमी को देखते हैं। उस बेवकूफ़ आदमी के अंदर से एक एनर्जी ऑरा बाहर आ रहा होता है जो कि पर्पल कलर का होता है। और पास से देखने पर पता चलता है कि ये बेवकूफ़ आदमी और कोई नहीं बल्कि सेयन का राजकुमार वेजिटा है, जो कि अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। एक बार फिर से वेजिटा की आईब्रोज गायब हो चुकी होती है और एक बार फिर वेजिटा तैयार हो जाता है हक्काई का इस्तेमाल करने के लिए। वेजिटा अपने तरफ आने वाले सारे पत्थरों के ऊपर हक्काई कर देता है, जिसके वजह से उन पत्थरों का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी वहाँ पर एक शख्स आता है जो बोलता है कि बहुत अच्छे मिस्टर वेजिटा, तुम तो बहुत अच्छी तरीके से अपने हक्काई एनर्जी को कंट्रोल कर पा रहे हो। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन तो डे बाय डे इम्प्रूव होता ही जा रहा है। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि ये शख्स होता है वीस। वीस के ऐसा बोलते ही वेजिटा एकदम से अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। वेजिटा बोलता है कि नहीं, ये इम्प्रूवमेंट तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेकार है। अगर मैं कैकारोट और सेलेस्टियल मेस को सरपास करना चाहता हूँ तो मुझे इससे बेहतर करके दिखाना होगा। मुझे किसी नॉर्मल ट्रेनिंग से भी कुछ ज़्यादा चाहिए। ऑर्डिनरी ट्रेनिंग मेरे काम नहीं आने वाली, वो मेरे बॉडी को पुश नहीं कर सकती मेरे लिमिट्स तक। ज़रा मुझे ये बताओ कि कोई दूसरा एंटी लाइफ डायमेंशन है क्या, क्योंकि पहले वाले को तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। वीस बोलता है कि नहीं, हर एक यूनिवर्स में सिर्फ एक ही एंटी लाइफ डायमेंशन होता है। इनफैक्ट उसको डिस्ट्रॉय करने के वजह से यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, जिसके वजह से हमारे यूनिवर्स के कायोशिन अभी उसको रिस्टोर करने में लगे हुए हैं। और जैसा कि तुम्हें पता है कि इसे ठीक होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तभी वेजिटा बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे कुछ अलग रास्ता ढूंढना होगा अपने लिमिट को सरपास करने के लिए। पर आखिर वो कौन सा शख्स है जो मुझे ताकतवर बनने में मदद करेगा कैकारोट के अलावा? एक कैकारोट ही था जिसे देखकर मैं ताकतवर बनता रहता था। तभी वेजिटा को कुछ याद आता है। वेजिटा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वो शख्स कर सकता है। और वेजिटा के इस तरीके के रिएक्शन को देखकर वीस भी समझ जाता है कि वेजिटा आखिर क्या करने वाला है। तभी इसके बाद फिर से सीन चेंज हो जाता है और हम यूनिवर्स 6 में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोकू ट्रेनिंग कर रहा होता है। गोकू के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि गोकू जगह जगह ब्लास्ट कर रहा होता है और इस प्लेनेट का भी हालत गोकू ख़राब कर रहा होता है। गोकू बोलता है कि चलो ठीक है, अब ये करके देखते हैं वाडोस, चलो इस ट्रेनिंग को एक लेवल ऊपर लेकर जाया जाए। जैसे ही गोकू ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि गोकू एकदम से पावरलेस हो जाता है। गोकू फिर से अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर वाडोस बोलती है कि वेट लॉर्ड गोकू, मुझे लगता है कि आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है। गोकू बोलता है कि नहीं, मैं ब्रेक नहीं ले सकता। मैं अभी तक अपने एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ, बल्कि मैं अपने गोल से काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ। वाडोस बोलती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर इस तरीके से अंधाधुंध ट्रेनिंग करने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम अर्थ के टाइम के हिसाब से चले तो हम लगातार 5 दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं और अभी भी आप अपने टारगेट के ज़रा सा भी नज़दीक नहीं पहुँचे हो। और अगर हम इस तरीके से 6 महीने ट्रेनिंग करते रहे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। आखिर वाडोस क्या कहना चाहती है, वाडोस का क्या कहने का मतलब है, यह हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।